Good morning, students. How are you? Hope you all will be very fine. और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो जो पार्ट 4 एंड 5 आएंगे, आज 3 पार्ट करेंगे, 4 एंड 5 पार्ट आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। बेटा हर बार आपको एक लिंक पहुंचे ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो डायरेक्ट इस चैनल से जुड़ जाए। तो स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 3। लास्ट पार्ट में हमने छोड़ा था मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन। आज उसकी इलेबोरेशन करते हैं। सपोज कीजिए यहां पर एग्जांपल दी गई है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये तो हमें मालूम पड़ गया कि मेटल्स एसिड से रिएक्ट करती है क्या बनाने के लिए, मेटल का सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में थोड़ी एक लाइन आती है कि आप इक्वेशंस राइट करें कि कैसे कैसे कुछ मेटल्स दी गई है, जैसे आयरन है, जिंक है, एल्युमिनियम है, एक आधा और है, कि वो कैसे रिएक्ट करती है। तो आए हम पहले उन सब की इक्वेशंस देखते हैं कि वो रिएक्ट करके डाइल्यूट HCl से कैसे रिएक्ट करती है, इक्वेशंस कैसे बनती हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो बेटा यहां पर देखो क्लोरीन कितने हो गए, 2, इधर कितने हैं, 1। बैलेंस करो भाई, इसके आगे 2, तो ये टोटली बैलेंस हो चुकी है। 2 हाइड्रोजन और 2 मैग्नीशियम क्लोराइड, एक मैग्नीशियम इधर, एक मैग्नीशियम राइट हैंड साइड। सेकंड है हमारे पास एल्युमिनियम। कि एल्युमिनियम कैसे रिएक्ट करेगा। अगर आपको वैलेंसी का कंसेप्ट क्लियर है 9th क्लास में, तो आपको मालूम होगा कि एल्युमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। यहां पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम है, 3 क्लोरीन है। अगर मैं इस साइड 3 लिखूंगा तो मेरे हाइड्रोजन कितने होंगे, 3। तो मैं तो जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। हाइड्रोजन या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। क्या चक्कर पड़ गया भाई, ये इवन और ऑड नंबर का चक्कर पड़ गया। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको 3 का 2 कर देना है, इसे इवन में ले आओ, इस 3 को इवन में ले आओ। आप यहां 3 मत लिखो, यहां पर 3 का डबल 6 कर दो। 6 इज अ इवन नंबर। अगर आप इवन नंबर कर दोगे, क्योंकि इधर इवन पड़ा है, इवन को इवन ही बैलेंस करेगा। तो अब देखें बैलेंस हो जाएगा। तो ये 6 क्लोरीन हो गए, तो यहां पर 2 लिख दो। तो एल्युमिनियम 2 हो गए, यहां पर भी 2 लिख दो। एल्युमिनियम से एल्युमिनियम बैलेंस हो चुका है। क्लोरीन से 6 क्लोरीन है, 3 टू द 6 क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है। अब बचा क्या है, हाइड्रोजन। दिस साइड 2 हाइड्रोजन है एंड दिस साइड 6 है, तो आई विल पुट हियर 3 टू द 6। तो ये भी बैलेंस हो चुकी है। आगे नेक्स्ट हमारा था जिंक। जिंक प्लस HCl, ये क्वेश्चन बन गई है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ये तो बिल्कुल सेम है, मैग्नीशियम से बैलेंस 2 इसकी है, इसकी भी 2 है, तो 2 HCl एंड H2, दिस इज ऑल क्लियर। एंड नेक्स्ट है आयरन, Fe प्लस HCl, ये फिर बनता है FeCl3, जस्ट लाइक एल्युमिनियम। वही प्रॉब्लम यहां पर है, FeCl3। तो यहां पर भी 6 डालना पड़ेगा और 2 एंड 3। तो देख सकते हैं इन दिस वे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नीचे वाली 4 रिएक्शंस रिएक्ट करती है मेटल से टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। बट इन सब में से
जो जल्दी से रिएक्ट करेगी वो होगी मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, सबसे कम रिएक्ट करेगा आयरन। ये इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है HCl डाइल्यूट के साथ। 1 2 3 4 चारे मेटल डाइल्यूट HCl के साथ कैसे रिएक्ट करती है? सबसे पहले मैग्नीशियम जबरदस्त तरीके से रिएक्ट करेगी, फास्टली रिएक्ट करेगी, एल्युमिनियम थोड़ा कम करेगी, जिंक उससे कम और आयरन बिल्कुल कम रिएक्ट करेंगी विद HCl। वन थिंग मोर, अब हमने H2SO4 से भी रिएक्शन पढ़ ली, HCl से भी पढ़ ली मेटल की रिएक्शन। क्या HNO3 रिएक्ट करेगा? क्या हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी? ये भी क्वेश्चन है। तीसरे एसिड का तो हमने नाम नहीं लिया, ये कौन सा एसिड है भाई? नाइट्रिक एसिड HNO3। यस, ये भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ टू फॉर्म हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद एक ऐसा जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, अगर होगी भी तो उस हाइड्रोजन को ये खुद ही ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके पास ऑक्सीजन है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन दे सकता है किसी को, ठीक है, खुद रिड्यूस हो सकता है, ये वो है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपनी ऑक्सीजन दे देगा और क्या बन गया? वाटर। क्वेश्चन राइजेस, आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्या HNO3 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा? आपने आंसर क्या देना है कि बीइंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन एंड प्रोड्यूस वाटर, तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर एक ऐसी मेटल है जो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करेगी, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करेगी कॉपर, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल है, बहुत कम रिएक्ट करती है इसका, इसलिए कॉमन रिएक्शन शो नहीं करेगी। तो ये पॉइंट्स हैं, आप अपनी कॉपी लेकर के वीडियो को रिपीट पर लगा करके एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। यही पॉइंट्स आपकी NCERT की बुक में लिखे हैं, वही पॉइंट मैं आपको टीच कर रहा हूँ। तो अगर पॉइंट वाइज चलोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न ऑल दीज रिएक्शंस। अगर आप इनको बल्क में पढ़ोगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे इस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू लर्न ऑल दीज रिएक्शंस एंड केमिस्ट्री आपको डिफिकल्ट लगती है या नहीं है, वो सीरीज डिफरेंट आएगी और हो सकता है प्रैक्टिकल पर भी वीडियो आएगी। तभी मैं बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा सिलेबस यहीं पर आपको मिलेगा विद एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल्स। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद साल्ट्स ऑफ अदर मेटल और सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ अदर मेटल। मैं यहां पर एक सिंपल रिएक्शन लिखता हूं, मेरे पास कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन, मैं उसमें जिंक डाल रहा हूं, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे चलती है? ये बनता है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो ये क्या हुआ भाई? इस जिंक ने, मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर रुक के, इस जिंक ने इस कंपाउंड में से, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, अपनी जगह से निकाल दिया है। कॉमन क्वेश्चन है आपसे, एक बात बताइए, अगर अखाड़े में दो पहलवान लड़ रहे हो, एक तकड़ा हो एक थोड़ा कमजोर हो, मैं आपसे पूछूं भाई कौन जीतेगा, आप क्या जवाब दोगे? ऑब्वियस सर तकड़े वाला जीतेगा भाई। तो यही कुछ यहां पर होता है। एक लाइन में बोलने लगा हूं कि जब ये मेटल किसी और मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करती है तो ज्यादा तकड़े वाली मेटल, ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो रिएक्टिव होती है ज्यादा, कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये पॉइंट नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। अब यहां देखिए,
ऑब्वियस सी बात है, जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, तो इसने कॉपर को रिमूव कर दिया। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, सर क्या कॉपर जिंक को रिमूव कर देगा? नहीं, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। अब एक और उलझन पड़ गई आपके लिए कि हमें कैसे मालूम पड़े कौन रिएक्टिव है कौन नहीं रिएक्टिव है, किससे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा। आपने तो लिख दी क्वेश्चन, ओके हो गया आपका, तो ये तो हम याद रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट और भी रिएक्शंस हैं, हाउ कैन बी लर्न ऑल दैट? उसके लिए आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज आती है। रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज जो मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऑर्डर को दर्शाती है, शो करती है कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करती है। सबसे रिएक्टिव मेटल ऊपर होगी, सबसे कम रिएक्टिव मेटल नीचे जाएगी। लिखते हैं फिर समझते हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये होगी 4। उसके बाद है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और मैं यहां पर सेकंड लाइन लगा देता हूं, लेड। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, एंड उसके बाद एंड में आ गया गोल्ड। वैसे बेटा ये एक ही लाइन में है, ये वाला इसके नीचे ही है, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता, मैंने इसके साइड पे एक और लाइन लगा दी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सबसे कम रिएक्टिव ऑरम। ऑरम क्या? गोल्ड, जैसे गोल्ड बोलते हो, सोना बोलते हो, वो सबसे कम रिएक्टिव होता है इस रिएक्टिविटी सीरीज में। अब चेक कर लो भाई। अब देखो, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। जिंक कहां है? ये पड़ा। कॉपर जिंक से भी नीचे पड़ा है, क्योंकि ये लाइन इसके नीचे है। तो जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद लेड, हाइड्रोजन, एंड ये पड़ा कॉपर। देन जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर। तो आप यहां से किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी चेक कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, चेक करो। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, और एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा है, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां से आप इनकी एक्टिविटी सीरीज चेक कर सकते हो, और यहां से ही चेक कर सकते हो कि क्या रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। मान लीजिए मैं आपको रिवर्स रिएक्शन लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, एरो, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब मैं बोलूं बेटा देखो तो क्या ये रिएक्शन ठीक है? आप चेक करो, हो क्या रहा है? कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है इस रिएक्शन में, जो दिखाया गया है। रिएक्शन ठीक है या नहीं है वो बात नहीं है, फिलहाल ये चेक करो कि दिखाया क्या गया है। दिखाया गया है कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इट मींस कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसमें से रिएक्टिविटी चेक कर लो। यहां तो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन गलत है। इसी प्रकार से आप किसी भी रिएक्शन के ऑथेंटिक होने की पुष्टि कर सकते हो कि वेदर द रिएक्शन इज राइट और रॉन्ग, और वेदर द रिएक्शन विल प्रोसीड और नॉट। दिस रिएक्शन विल प्रोसीड एंड द सेकंड रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। ये आगे नहीं चलेगी, बिकॉज इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी सीरीज। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। आप अपनी बुक खोल के भी रख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपके टॉपिक्स चल रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं? सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। मेटल्स और नॉन मेटल लेसन चल रहा है, पार्ट 1 देख लीजिए कि मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होती हैं। वहां पर प्रॉपर्टीज शो की गई हैं, पढ़ाई गई हैं, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वहां से मैं एक पॉइंट उठा रहा हूं, कौन सा? मेटल्स आर सब्सटेंस विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली।
अगर आपको मालूम होगा कि मेटल्स क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या हैं, सिर्फ उसके बाद ही आप इस पार्ट को समझ सकोगे। मैं कभी भी आपको ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप लोग रट्टा मारो, आप क्रैमिंग करो, आप क्वेश्चंस को याद करो, ऐसा नहीं है। इनको समझकर लिखोगे तो कभी भी आप गलत नहीं करोगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है समझने में, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपको क्वेश्चन इक्वेशन थोड़ी सी भी चेंज होकर के आ गई ना, अगर आपने क्रैमिंग किया है तो वो आपका नहीं चलेगा। आप अगली इक्वेशन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर वो चेंज हो गई तो। हाँ, अगर आपको उसकी टेक्नोलॉजी पता है, भी क्या रिएक्शन है, किसके साथ कौन रिएक्ट करके क्या बना रहा है, तो आप अगली चेंज हुई हुई रिएक्शन को भी बना पाओगे। तो ये मेरी एडवाइस है कि आप समझ करके कीजिए, तो रिएक्शंस आपको बहुत इजी लगेंगी। तो मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है? मेटल्स आर द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली, लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। तो ये तो मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। नॉन मेटल हमेशा मेटल्स के ऑपोजिट ही होती हैं, आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर वो लूज करती हैं तो नॉन मेटल लूज नहीं करेंगी। डोंट लूज इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से ये एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। बन गई बात। क्वेश्चन है कि मेटल्स नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। आंसर आपके सामने आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो इसी रास्ते से इनकी रिएक्शन होगी। अब सवाल ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेंगी, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेंगी, ये भी सवाल है। क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सोडियम 11 इट फॉर्म द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन to it 1, क्लोरीन 17 2 8 7। आप इन कॉन्फ़िगरेशंस को देखिए, और एक केमिस्ट्री का रूल है ऑक्टेट रूल। उस रूल के मुताबिक हर एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। तो अब देखिए यहां पर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितने चाहिए, 7, इसको कितने चाहिए, 1। तो 7 इलेक्ट्रॉन ले पाना पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो पीछे कितने बच गए, ये आउटरमोस्ट शेल बन जाएगा ना, ये तो खत्म हो गया। अगर एक लूज कर देता है तो ये आउटरमोस्ट शेल बन गया, इसके पास ऑटोमेटिकली 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। जो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है वही अगर ये गेन कर ले तो इसके भी 8 बन गए, दोनों सेटिस्फाइड हो चुके हैं। तो वही तो बता रहे हैं, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, क्योंकि मेटल के बाहरले शेल में, आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट कैन बी लॉस्ट इजिली, तभी वो मेटल कहलाती है। यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, दे कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन इजिली, तभी ये नॉन मेटल कहलाती है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब मेटल नॉन मेटल इसी ट्रेंड से रिएक्ट करेंगी। क्या होगा, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम पॉजिटिव आयन। जो स्पेशियस इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, याद रखिए। तो सिमिलरली यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी क्लोरीन, और इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया है, ये +1, ये माइनस चार्ज। अब ये दोनों स्पीशीज चार्जड हो गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अब देखिए इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगी, एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये 2 आयन्स के बीच बन रहा है। ये भी आयन है पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये कैटायन, ये एनायन। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। 2 आयन्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो ये आयनिक बॉन्ड होगा। वैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्मड बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 स्पीशीज। 2 एटम्स
दो स्पीशीज के बीच इलेक्ट्रॉन्स गेन हो या इलेक्ट्रॉन लॉस हो, उससे बनता है आयनिक बॉन्ड एज शोन हियर। तो ये अट्रैक्शन, ये बॉन्ड जो बना है, ये आयनिक बॉन्ड बना है। तो सिंपल सी बात निकल कर सामने आ गई, क्या? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। सिंपल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड बन चुका है, आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये बात भी आपके जहन में आ जानी चाहिए कि कैसे रिएक्ट करते हैं। एक एग्जांपल और लिख देते हैं, मैग्नीशियम की एग्जांपल लेते हैं अभी, वो भी सिमिलर वे से होगी, विल हैपन विद अ सिमिलर वे। अब मैग्नीशियम 12 होता है, 2 8 2। सिमिलरली क्लोरीन 17 2 8 7। अब क्या होगा? अब होगा ये मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। देख सकते हो आप, 2 8 2। तो मैग्नीशियम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास कितने बचेंगे? 8, जो इसे चाहिए था स्टेबिलिटी, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बच जाएंगे। तो ये क्या बन रहा है? एरो लंबा लगाओ, -2 इलेक्ट्रॉन लिखो, उसके बाद Mg को लिखो 2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा। अब क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या करेंगे? क्लोरीन 2 लगाएंगे, बिकॉज उसके ऊपर 2 चार्ज है। उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्लोरीन माइनस और क्लोरीन माइनस, कुछ इस तरह से लिख लो। ये बन गया क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड मैग्नीशियम का, ये बन गया MgCl2। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है और ये वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बन चुका है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। अब देखें हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आपकी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टीज, ये आयनिक कंपाउंड्स हमें तो नहीं पता, हम तो घर बैठे हैं, वही लैब में होगा आयनिक कंपाउंड, तो प्रॉपर्टीज भी वहां से ही स्टडी होगी। नो, ऐसा नहीं है। जब भी आपको आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़नी हो, आयनिक कंपाउंड दिमाग में आए, आयनिक कंपाउंड का नाम आए, तो सिर्फ एक चीज आप दिमाग में रखिए, आयनिक कंपाउंड आपके घर पर है, 3 टाइम आप उसका यूज करते हो, आप खुद यूज करते हो, सारे फैमिली मेंबर यूज करते हैं। बताओ कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड घर पे है, हर के घर पे है, कोई घर ऐसा नहीं है यहां पर वो नहीं है। वो है कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, खाने वाला नमक। ये आयनिक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है जो आपके घर में है। तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है तो अपने दिमाग में सिर्फ खाने वाला नमक लाइए, 3 टाइम खाते हो तो बड़ा इजी हो जाएगा समझना इसको। क्योंकि बेटा एक्चुअली क्या होता है ना, हर एक प्रैक्टिकल के लिए लैब में जाना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके घर पर भी हो सकते हैं, बिकॉज इन केमिकल्स को हम किसी ना किसी रूप में कुछ केमिकल्स को यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये तो डेली यूज होता है हमारे घर में, तो इसको दिमाग में लाइए। तो इसकी प्रॉपर्टीज चेक करिए। पहला है इसकी फिजिकल स्टेट। आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा कि ये कैसा होता है दिखने में। जो आपका नमक है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है, क्या वो सॉलिड है? यस,
आपका खाने का नमक सॉलिड है और क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन मीन्स क्रिस्टल्स होते हैं इसके, दानेदार जिसे हम बोलते हैं वो होता है। तो फिजिकल स्टेट होगी सॉलिड है, क्रिस्टल। एक बात आपने याद रखनी है जो प्रॉपर्टीज में याद रखने के लायक है, इसी के ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टीज हैं। ये जो मैं शो कर रहा हूं ये आयनिक बॉन्ड है दो स्पीशीज के विचकार। क्या याद रखना है बेटा? आयनिक बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये याद रखिए। इसके ऊपर सभी प्रॉपर्टीज आपको फोकस करती हुई मिलेंगी। सेकंड, पहली प्रॉपर्टी कैसे फोकस कर रही है भाई? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एंड द आयंस आर क्लोजली हेल्ड, वेरी टाइटली हेल्ड, दैट्स व्हाई इट इज अ सॉलिड। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका है मेल्टिंग पॉइंट। कभी आपने मेल्ट किया है सॉल्ट को? बताइए भाई। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। बीपी मींस बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, आम टेम्परेचर से नहीं टूटेगा, आपके घर पर नहीं टूटेगा। तो अगर नहीं टूटेगा तो ये मेल्ट नहीं करेगा, ना ही ये बॉयल करेगा। आई बात समझ में? Ionic bond is the strong bond. It will not break easily. It will not break easily, and so that's why it will not melt and boil easily. प्रैक्टिकल कर सकते हो आप। फ्राइंग पैन में थोड़ा नमक लीजिए, 2-3 चम्मच, उसको आपके गैस पर पकने दीजिए, चेक कीजिए, कितना भी गर्म हो जाए ये मेल्ट नहीं करेगा। यू कैन चेक इट एट होम। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर है कि देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इतना लिखना है। हेडिंग लिखने के बाद सिर्फ इतना लिखो कि देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। ये बात लिख दो साथ में कि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। थर्ड है सॉल्युबिलिटी। देखिए कितना इजी पॉइंट है बेटा। सॉल्युबिलिटी में चेक कीजिए, नमक को पानी में घोल कर देखिए, आधा चम्मच नमक ले लीजिए, 1 गिलास पानी ले लीजिए, चेक कीजिए पानी में घुलता है? यस। सिंपल आंसर कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स पानी में घुलते हैं। क्यों घुलते हैं? क्योंकि वाटर भी आयनिक होता है, वाटर भी आयनिक होता है, ये भी आयनिक होते हैं। पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा, घुलेगा। ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑयल्स। किसी और कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं है जो कंपाउंड पोलर ना हो, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो आपका कोई तेल है, चाहे कोई अल्कोहल है, उसमें ये नहीं सॉल्युबल होंगे। ये सॉल्युबल होंगे सिर्फ पानी में। फोर्थ पॉइंट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है आयनिक कंपाउंड की? सिंपल, अगर मैं सॉलिड स्टेट में किसी कंपाउंड में 2 तारे लगा देता हूं बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। सिंपल सी बात सुनिए, आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये लिखना है आपने, सॉलिड स्टेट में बैड होते हैं। अगर इनको पानी में घोल दिया जाए, 1 गिलास पानी लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर, उसमें थोड़ा सा नमक घोल दीजिए, 1 चम्मच आधा चम्मच, तो ये पानी में कंडक्टर होंगे इन देयर मोल्टन स्टेट और इन देयर सॉल्युबल स्टेट, सो कॉल्ड मिक्सिंग स्टेट में जब घुले होते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर आपके मन में सवाल होगा, सर ऐसा क्यों? बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए आयंस। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस चाहिए होते हैं। सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं बनते, नहीं टूटते, तो कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? भाई आयंस नहीं है। तो लिक्विड स्टेट में जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो अपने आयंस में टूट जाते हैं हमेशा, ऑलवेज। दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन देयर सो कॉल्ड सॉल्युबल स्टेट। जो वो पानी में घुल जाते हैं तब वो अच्छे एक कंडक्टर का काम करते हैं।
नेक्स्ट है आज का हमारा लास्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। अब हमारे पास कितने मेटल्स हम पढ़ चुके हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, ये जो मेटल पढ़ चुके हैं। हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये मेटल हमें ऐसे ही मिलती हैं नेचर में? सोडियम है, जिंक है, लेड है, और भी बहुत सी मेटल्स हैं। नो प्रॉब्लम, एल्युमिनियम लिख लो, कॉपर लिख लो, कुछ भी लिख लो। मेटल्स हमें नेचर में ऐसे नहीं मिलती कि जैसे मैंने ये सोडियम पिक कर लिया, कहीं पड़ा हो। नो, ये हमें मिलती है कंबाइंड स्टेट में। कौन से स्टेट में? कंबाइंड स्टेट में, कंपाउंड्स की फॉर्म में। किसी न किसी के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया होता है कंपाउंड स्टेट में। तो उस स्टेट में से हमें मेटल को अलग करना होता है, कंपाउंड स्टेट में से मेटल को अलग करना होता है। उसे बोलते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कि उस कंपाउंड स्टेट से हम मेटल्स को अलग कैसे करें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आयरन हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में से, जो जंगाल होता है आपका। मान लीजिए आपके रस्ट होती है घर में, लोहे के आर्टिकल्स को रस्ट लग जाती है, तो रस्ट से आयरन कैसे बना सकते हैं, बनता है। उसके बाद सोडियम मिलता है सोडियम क्लोराइड से, जो तो आपके घर पे है भी। सोडियम मेटल तो आप रोज खाते हो, घर पे खाते हो इन दी फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, पर कभी सोचा नहीं है कि सोडियम मेटल को खाते हैं। आगे है जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता होगा। लेड भी एसी फॉर्म में मिल सकता है, ये किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं। कार्बोनेट भी हो सकते हैं, सल्फेट भी हो सकते हैं, सल्फाइड भी हो सकते हैं, ऑक्साइड भी हो सकते हैं, कंबाइंड स्टेट में होंगी। तो इन कंबाइंड स्टेट में से इनको अलग करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। और उसको डिटेल्ड में बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि मेटल्स को हम उनके सॉल्ट से एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो ये था हमारा आज का थर्ड पार्ट। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट बड़ी जल्दी आने वाले हैं। आप सभी को रिक्वेस्ट है बेटा कि जो वीडियो देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट जब भी आए तो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।